सपने के वजह से सब लोगों को मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया। इतने सारे हादसे हुए, सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है। डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गुलूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है। क्या बात? ये मैं कर्तव्य समझ कर मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने लोगों के सामने लेके आना है। फिर ऐसे इतने मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या गए सौ दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना। ऐसा जो भी ग्रुप या वट एवर इट इज यू कैन से, ये फिर ऐसा देश देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे, अपने पोते पोतियां जो भी है, आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके। क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, जरूर जिएंगे हम। बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं, 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे। सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहा। क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है। उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग। उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया जैसा ये फ्लाइट लैंड होते ही। लेकिन आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं। तेलंगाना में जो जितने भी मेहम, जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं गए 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे। वी कैन सी द dilapidated बुर्ज, dilapidated बंगलोस और ब्लास्टेड ब्रिजेस एंड ब्लास्टेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। ये पूरी चीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे। तो एक दिन था वो 27 जनवरी 2022 के दिन, स्ट्रांगली मैं दर्शन के लिए गए, उस टाइम पे जो दिमाग में आया, उस सेकंड से आज तक इसी सब्जेक्ट पे है। क्योंकि भारत में जितने भी है, मेजॉरिटी लोगों को ये सिनेमा बताना है कैसा भी, और देखने के लिए मैं आपके ही जरिया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जितना प्रचार कर सके, जितने लोगों के पास में लेके जा सकते लेके जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कहा when we started shooting, we have never declared, because again it is a delicate matter. So because we are living in such a place and where majority of अपने भाइयां अलग अलग मजहब के लोग हैं, हम किसी को भी दिल में मतलब दर्द या तकलीफ नहीं पहुंचाना, अरे क्या कर रहे, we wanted to give it as a surprise. But जैसा ही इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिया लीक हुआ गवर्नमेंट को, क्योंकि एक दो लोग हमारे भी जो बाहर थोड़ा मैसेज बाहर गया, तो वो जो सत्ते में थे, हमारा एक गंदा चीफ मिनिस्टर था KCR बोल के, सबसे वो भी रजाकार का बच्चा है, वो रजाकार का लिविंग पर्सन है वो। उसके लिए उसको लोगों ने उसको बिजारी है, उसके जिंदगी में अगर अभी कभी कुछ भी नहीं बन सकता, जो भी है वो, और उससे डाउन ही होता। उन्होंने ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जाके यही मीर उस्मान अली पाशा के मकबरे पे माथा टेक के आया। जो पापी है, भगवान के या कोई सूफी के या दरगाह पे अपन माथा टेक के आते, या भगवानों को या पिताजी माताजी दादा परदादाओं को अपन माथा टेकते, लेकिन
ईस्ट का मकबरे पे वो आके माथा टेक के कर रहा था, और वो भी कुछ कम नहीं है। और वर्स्ट रजाकार है वो केसीआर एंड कंपनी एंड दिस पार्टी, उसके लिए दे हैव बीन डंप्ड नाउ। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज, बट अ डे टू रिमेंबर, बिकॉज हिंदी में जब कोई फिल्म रिलीज होती है मराठी में, तो हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी मदर टंग है, हम लिखते हैं इंडियन पासपोर्ट पर नेशनैलिटी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमें इंडिया के बारे में क्या पता है। और जब मुझसे कहा गया, क्योंकि हमने देखा है गांधी जी पे बनी फिल्म, बेन किंग्सले बने, फिर नसीरुद्दीन शाह ने हेराम में काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्म बनी, लेकिन एक ऐसा पन्ना जो इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है। फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो लेकिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो। और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी, मीर उस्मान अली खान बहुत ही मतलब साहित्य प्रेमी था, शेरो शायरी करता था, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब टाइम मैगजीन पे उनकी तस्वीर छपी हुई थी 1937 में, लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था। तो मतलब कमाल की बात यह है कि कोई भी अंग्रेज या फ्रेंच आदमी या अमेरिकन आदमी मिलने आता था, सिगरेट ऑफर करता था, पूरा सिगरेट का पैकेट ही उनसे ले लेता था, बक्सा ही ले लेता था। मजेदार बात यह है कि ऐसे आदमी में, जो कि लिखा पढ़ा आदमी है, क्या हो गया कि अचानक से जो कहता था एक आंख मेरी हिंदू की, एक आंख मुसलमान की है, फिर वो अचानक से धर्म के कारण, फिर बात समझना ही, जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि जब वो अंग्रेजों के साथ वफादार ज्यादा रहा, अंग्रेजों ने हमेशा से उनको एक हाइनेस करके भी एक दिया था, उनको नाम दिया था, और वो आदमी चाह ही रहा था कि जब आजाद हो जाए हमारा मुल्क, तब वो हैदराबाद को अलग कर ले, उसको तुर्किस्तान बना ले, वो अलग ही करना चाह रहा था। ये भीतर की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे जब ये ऑफर किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मकरम भैया, पता नहीं आपको क्यों यता साहब ने या गुडूर साहब ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है कि एक संजीदा लिखा पढ़ा आदमी अपने धर्म के लिए क्या इतना हिंसा इतनी कर सकता है, इतनी क्रूएल्टी कर सकता है। और खैर फिर उसके बाद जो काम किया गया वो यही था कि एक हिंसा वाला आदमी कितना मतलब आपने देखे होंगे 2 शॉट की, जिसकी आंखों में अचानक से जब आप धुआं छोड़ते हो तो धुएं में भी ऐसा लगे कि बारूद छोड़ रहा है, वो कोई एक जहर है जो डाल रहा है। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि एज एन एक्टर अचानक से मुझे मेरे अंदर का एक, हर एक के भीतर एक क्रूएल आदमी होगा जरूर, तो मेरे अंदर का क्रूएल आदमी निकल गया ये किरदार करके, ये मैं कहना चाहूंगा। वो पहले ही शॉट में सर जब वो ऐसे आप धुआं छोड़ रहे हो ना, सच में वो दिख रही है नफरत। माय गॉड। पर एक बात बताऊं, इसमें मेरा मजेदार एंट्री दी है इन्होंने कि इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उनके एक रस्म होती थी हर निजाम कि एक सोने का सिक्का उनको दिया जाता था, वो उसे छूते थे वापस लौटा देते थे, लेकिन ये आदमी रख लेता था, ये 7वां जो निजाम था, ये कंजूस था, ये रख देता था। तो एक ऐसा सिक्का गिर जाता है और वो सिक्का मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने एंट्री वो रखी है कि वो अपने नीचे झुककर ढूंढता है और उसे अपनी लकड़ी से ढूंढ कर लाता है, और वो किस्सा ढूंढ कर रखता है अपने वापस पॉकेट में। और एक मजेदार बात यह थी कि उसके बाद जेकब हीरा था, जो हीरा कहते हैं कि बहुत ही 7 एक हीरे होंगे दुनिया भर में, तो वो उनके पास था। तो हम सोच रहे थे उसका क्या करें, मतलब थोड़ा सा हम जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, वो उसका पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, माइंड यू, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो हमने उसके हाथ में जो लकड़ी दी थी स्टाफ, उसके ऊपर वो लगा दिया था, और उससे वो अपनी खुजली करता है, अपने पैर में जब खुजली होती है उसे खुजलाता है। तो वो सब करते हुए ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं यार, एक एक्टर होना कितना इंपॉर्टेंट है कि अचानक से आप इतिहास में उतर कर आप वो किरदार निभाते हो।
मैं अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं, और मैं इनके लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि हम हमेशा देखते हैं कि बड़े स्टार्स आते हैं और उसका बजट 100 करोड़ 200 करोड़, और फिर वो बड़ा स्टार होता है वो ही 100 करोड़ ले जाता है, इसलिए फिल्म 150 करोड़ की 200 करोड़ की होती है। लेकिन इस फिल्म को 50 करोड़ की बनाना, इसका मतलब है इनका कन्विक्शन कितना है बनाने वाले का भी, कि हम एक्टर हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए। वैसे मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज ए लीडिंग मैन। 3-4 फिल्में करके ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो 3 बार मेरे लुक टेस्ट हुए। हाँ जी, और अल्टीमेटली रेड्डी साहब और येट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। 3 लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल। वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था। एंड सरदार साहब हैज बीन माय आइडल। बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे। और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पर मौका मिला तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है। 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages, इतना मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है। क्या बात है। ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है। एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला उसने पॉजिटिव कैसे किया है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे वो, मतलब जब से मैं कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से। लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया, और उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है, और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये डेब्यू मिलना विद दिस अमेजिंग कास्ट, क्या बोलना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए, याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का, एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब मैंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फील सैड कि कैसे बीइंग एन एकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, एंड इसमें पार्ट मिलना मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज व्हाई आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन। हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम, हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को। तो वहाँ पे गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का 112 मीटर टॉल इट स्टैंड्स, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे। तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे, हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना टूट जाए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इससे जब आप ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं और उस एरा को रिक्रिएट कर रहे होते हैं, सबसे पहले बताइए उसमें डिफिकल्टी हुई या आसान था सब कुछ? थैंक यू नितिन जी। सबको नमस्कार, बॉलीवुड मीडिया फ्रेंड्स एंड बॉलीवुड ऑडियंस, सबको नमस्कार। आप क्षमा कीजिए, मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता,
मेरे को थोड़ा अरबी थोड़ा उर्दू मिक्स होता, क्यों बोल तो हमारा बास निज़ाम है वो निज़ाम था, उन्हें निज़ाम वही सिखाया मेरे को, वही आता, तो आप क्षमा करना पड़ेगा। नितिन जी, आप सवाल पूछा है, ऐसा वाला मूवी निकलना बोले तो पहला प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए। प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें, मेरा माइंड में कितना स्टोर है तो भी, मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं निकाल सकता मैं, मगर मेरा प्रोड्यूसर मेरा भाई गोडू नारायण रेड्डी साहब ने ये मूवी निकालेंगे बोल के मेरे को ऑफर दिया, मगर मैं भी सोचा, क्यों बोल तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ, मैं अच्छा हीरो चाहिए, अच्छा हीरोइन चाहिए, कमर्शियल मूवी चाहिए, कमर्शियल फाइट चाहिए, जब भी पब्लिक जब भी देखता, मगर मैं बाद में मैं क्या सोचा बोले तो अब हमें थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स हिंदी में आया, मगर शोले को देखते, बहुत सारे फिल्म्स इंग्लिश में आया, मगर गॉडफादर को देखते हैं, बहुत सारे फिल्म्स तेलुगु में आया, मगर माया बाजार को देखते हैं। ये फीलिंग के बाद मैं भी वही सोचा, वो तीनों के बाजू रजाकार खड़े रहता। क्या बात है, रजाकार खड़े होता। ये सिनेमा नहीं, ये हिस्ट्री है, इसमें हमारे फोर फादर्स का, ग्रैंड फादर्स का, हमारे मिट्टी का आंसू है, खून है, ये रियल हिस्ट्री है, ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं, ये रियल हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, उस्मानाबाद 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं नेशनल हो गए हैं। वो स्टोरी किसको मालूम हमारे महाराष्ट्र में? अभी तक किसको नहीं मालूम।